बुलाते हैं विक्रम सिंह तोमर को, तो मैं चाहूँगा कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। सतेन सर और अंकित सर का भी स्वागत करें आप। My name is Vikram Singh Tomar and the thing that I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ about yourself and your struggle during your preparation and तो सबसे पहले ये है एडमिट कार्ड। जो स्टूडेंट आज हमारे सामने हैं उनका नाम है विक्रम सिंह तोमर। विक्रम सिंह तोमर, रोल नंबर है 690162 ये डिटेल्स हैं। ये इनका सेंटर रहा था ग्वालियर में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद होता है एसएसबी। एनडीए में भी सेम प्रोसेस है ना, एनडीए सीडीएस सेम प्रोसेस है। एसएसबी में इस तरीके से आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है पहले ही दिन। ये चेस्ट नंबर तो सबको मिल जाता है, इसके ऊपर एक प्लस मार्क लगा है, देखो ये प्लस साइन उसी को मिलता है जो रिकमेंड होता है, यानी जो एसएसबी पास करता है। यानी आप फोटो से पता लगा सकते हो कि एसएसबी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, पता लगेगा यहां से। ये जो प्लस मार्क दिख रहा है ना आपको, ये रिकमेंडेड कैंडिडेट को ही मिलता है। तो ये इन्होंने इंटरव्यू पास किया है और ये है फाइनल लिस्ट ऑल इंडिया। इसमें इनकी जो रैंक है वो है 243 AIR ऑल इंडिया रैंकिंग 243। आप देखो विक्रम सिंह तोमर। तो अभी ये ज्वाइन करने जा रहे हैं, है ना। तो ये तीन बातें। अब हम बुलाते हैं विक्रम सिंह तोमर को, तो मैं चाहूँगा कि हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। सतेन सर और अंकित सर का भी स्वागत करें आप। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है तीन बातें। अब आगे का जो डिस्कशन है वो हम सीधे विक्रम के साथ ही करेंगे और पहला चांस आपको देंगे। पहले आपके सवाल जवाब, उसके बाद हम लोगों के भी कुछ सवाल जवाब है, वो भी विक्रम से हम करना चाहेंगे ज़रूर। तो अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ विक्रम को। So good morning everyone. My name is Vikram Singh Tomar and the thing that I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सर का और सतिन सर का और उमेश सर का और सभी का और आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि सर ने मुझे यहाँ बुलाया। सर ने मुझे शुरू में ही क्लियर किया था कि सर का उद्देश्य यहाँ के लोगों में जो एक मेंटल बैरियर बन गया है कि क्योंकि हम मुरैना से आते हैं तो हम एक जो कॉन्स्टेबलरी लेवल है उसके ऊपर हम नहीं सोच सकते, हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा जो भी सेशन होगा 1 घंटे का, पौना घंटे का, तो उसमें जो भी मिथ्स हैं जो आप लोगों ने अपने दिमाग में पाल रखी हैं उसको तोड़ने की कोशिश करूँगा और आप सभी लोग उससे सहमत भी होंगे, आपको आश्वस्त करता हूँ। about yourself and your struggle during your preparation and the path of CDS. There you are here now. Okay, so as I have told you, my name is Vikram Singh Tomar. I come from how many of you know about the Sihonia village? कौन कौन सिहोनिया से? तो मैं सिहोनिया का ही हूँ। तो मैंने अपनी 12th तक की जो पूरी स्कूलिंग है वो मुरैना में रह के दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्वालियर से कंप्लीट करी है।
Thereafter, I did my graduation from Delhi University in Delhi from Motilal Nehru College. After that, I gave this CDS attempt and I qualified it in the first attempt, and the SSB also I cracked it in the very first attempt. I had also been preparing for the UPSC Civil Services, that you know by the name of IAS or IPS examination. So, and you asked me that what have been my struggle. See, right now I am so young, so if I say that I have struggled a lot, then it will be very unfair. No, there has been no kind of a struggle in my life, because my parents were there to finance my studies, as all your parents are doing it. तो जब आप सभी के माता पिता आपकी शिक्षा को फाइनेंस कर रहे हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, आपको इतनी अच्छी कोचिंग में भेज रहे हैं, तो स्ट्रगल किस बात का? सिर्फ 8 घंटे 7 घंटे बैठ के किताबों को पढ़ के आप उसको स्ट्रगल बोलोगे, वो स्ट्रगल नहीं होता है. स्ट्रगल APJ अब्दुल कलाम की लाइफ में था, जो रोज़ पेपर फेंका करते थे और फिर दोस्तों से किताबें उधार मांग मांग के कि मेरे को 10 दिन के लिए दे दीजिए, 12 दिन के लिए दे दीजिए. उसमें वो 10-12 दिन में पूरी किताब को ख़त्म करके वापस करते थे. उसको स्ट्रगल बोलते हैं. सर, जब जैसे कि आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस दौरान माइंडसेट क्या रहता है कि जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं और कुछ भी जो सराउंडिंग्स रहती है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा सर मैं. देखिए, क्योंकि हम सभी लोग मतलब इंसान ही है ना, तो नेगेटिव थॉट्स तो आना बहुत लाजमी है और हर समय आते हैं. मेरे को भी आते थे कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. हमको ये नहीं सोचना है. जो उस नेगेटिव थॉट को एम्पावर कर पाए, हमको अपनी तैयारी के संग कंसिस्टेंट रहना है, और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन रहना है. अगर आप अपना रूटीन सेट कर लोगे कि आपको इतने घंटे डेली पढ़ाई करनी ही है, तो वो नेगेटिव थॉट आने का जो साइकिल है वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा. तो जो लाइफ में जो मैटर करता है वो है डिसिप्लिन. आपको आपका बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से अपना एक टाइम टेबल तैयार कर लेना है कि आज मेरे को 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 8 घंटे देने ही हैं. चाहे आप अगर जैसे बाहर जा रहे हो, आपके पास फ़ोन है, आपके पास किताब नहीं है, तो फ़ोन में भी तो आप यूट्यूब देख सकते हो. यूट्यूब पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप बस में बैठे बैठे अपना ईयरफोन लगा के देख सकते हो. तो ये डेडिकेशन मैटर करता है. नेगेटिव थॉट्स एम्पावर हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. एक ही क्वेश्चन है कि मैं सोच तो लेती हूँ मुझे अच्छा करना है, मुझे बैंकिंग में जाना है, लेकिन मैं बस 2-3 दिन ही अच्छे से कर पाती हूँ, फिर मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती. देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे ना, तो आप ऑलरेडी 95% लोगों से आगे हो. वही नहीं होती, बाकी मुझे पता है मैं अच्छा कर सकती हूँ. तो आपको वही करना है. अब आपको अपने आप को समझाना है कि मेरे को करना ही है ये चीज़. जैसे कि जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था ना, वो ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पे इतनी भीड़ है IAS की, लोग बोलते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है. लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है इन बड़े एग्ज़ामों में, क्योंकि 90 से 95% लोग अपना काम ही नहीं कर रहे हैं. वो लाइब्रेरी में पढ़ने बैठते हैं तो उनको 5 बार चाय पीना है. एक बार चाय पीने जाते हैं तो आधा घंटा बाहर बिता के आते हैं, और हर 15 मिनट 20 मिनट बाद उठते हैं. तो आप बताओ ऐसे पढ़ाई कैसे हो पाएगी? तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. अगर 8 घंटे पढ़ाई को देने ही हैं, अपना रूल बना लो. 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, और 8 घंटे आपके पास फ्री बचते हैं. जो करना है वो करो. 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट है. 8 घंटे वाला साइकिल अगर आप 6 से 8 महीने के लिए भी फॉलो कर लोगे ना, तो आप 95% लोगों से बहुत आगे चले जाओगे, और आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो. जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर सभी लोग, मैं भी, सब हिंदी मीडियम से हैं. कई बार हम इंग्लिश की वजह से बड़ी तैयारी की नहीं सोच पाते कि हमसे होगा या नहीं होगा, या नहीं कर पाएंगे. इंटरव्यू में इंग्लिश फेस करना पड़ता है, और भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये कि यार ये जो मेंटल ब्लॉक बना रखा है कि यार कि हिंदी इंग्लिश की वजह से, यार ये क्या है? ये कुछ नहीं है, आपके दिमाग का ब्लॉक है. यार एक बात बताओ, क्या हिंदी मीडियम से लोग IAS क्रैक नहीं करते? अच्छी रैंक लाए हैं. हिंदी मीडियम से लोग ऑल इंडिया 15-15 रैंक लाए हैं IAS में, सारे पेपर हिंदी में देके. और जब आप SSB इंटरव्यू में जाओगे, जैसे आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो, SSB इंटरव्यू में जाओगे, तो वो लोग भी ये बोलते हैं कि जहाँ पे आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आ रही, आप हिंदी में आइए, हिंदी में बोलिए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हिंदी में अपनी बात ख़त्म करके वापस इंग्लिश में लौट जाइए. ठीक है? तो हिंदी बोलना गुनाह नहीं है. जैसे मेरा इंटरव्यू चला था 1 घंटे के आसपास, तो मैंने अपने इंटरव्यूअर से आधे घंटे हिंदी में बात करी, क्योंकि वो भी हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा था.
तो पहले ये ब्लॉक निकाल दो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। और आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती? अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप 1 साल के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी कमांड हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज पे। इतनी हो जाएगी कि आप कोई भी इंटरव्यू कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो ये मेंटल ब्लॉक है कि मुरैना से आते हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आती। अरे क्या अंग्रेजी नहीं आती? सब सीखोगे। यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब पे फालतू की चीज़ों पे ध्यान देने की वजह, कुछ और देखने की वजह आप उसका सही यूज़ कर सकते हो। आजकल सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे और आपको इतनी अच्छी फैकल्टी मिली है, तो इसका भी लाभ लो, यूट्यूब का भी लाभ लो। आप हर जगह से, आजकल के टाइम पर तो आप रिसोर्स की कमी ही नहीं है, रिसोर्स ही रिसोर्स है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पहले से सोचा कि मुझे CDS देना या मतलब कुछ भी, जैसे कि पहली बार मतलब मुझे इसी में जाना है, यही एक आपका गोल था? यार मैं सही बताऊँ तो 12th तक तो मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मैं मेरी 10th क्लास में परसेंटेज कुछ ज़्यादा खास नहीं रही। मेरी 10th में बस 62% आई थी, मतलब 6.2 CGPA, जिसमें मैथमेटिक्स में मैं शायद ग्रेस मार्क्स दे दिए थे। उस समय बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो मैं पास हो गया था। ठीक है, 11th में ही मैंने 60% के आसपास स्कोर किया था अपने DPS में। तो मेरे टीचर कंप्लेन करते थे, मेरे पेरेंट्स से, मेरे चाचा को बहुत कंप्लेन करी थी, तो मेरे को घर पर बहुत मार भी पड़ी थी। तो 12th में भी मेरी परसेंटेज एवरेज ही रही है। 12th में भी आई स्कोर्ड 75% के आसपास। तो आप भी देखो, ये कोई ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं है ना 12th तक। लेकिन उसके बाद फिर मैंने DU में एडमिशन लिया। अब जैसी मेरी परसेंटेज थी उसी हिसाब से मेरे को DU में एडमिशन मिला, क्योंकि उस समय मेरिट बेस था। मेरिट बेसिस पे DU के कॉलेज में एडमिशन मिलता था। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। तो फिर मैंने सोचा कि UPSC करते हैं, क्योंकि इंग्लिश ठीक थी और लैंग्वेज पे कमांड थी, और क्योंकि CBSE से पढ़ा था, परसेंटेज भले ही अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन एक हौसला था कि हाँ कर लेंगे तो कुछ करते हैं इसकी। तो मैंने 2 साल के आसपास वहाँ डेढ़ साल के आसपास तैयारी करी। उसके बाद मैंने तैयारी बहुत अच्छे से करी। मैं 6 से 8 घंटे रेगुलर ही पढ़ता था वहाँ पे। तो ये जो GS की जो किताबें आती हैं ना, जैसे आप लोगों को पढ़ते होगे, आप लोगों को तो फैकल्टी पढ़ाते हैं। मैं सुन रहा था कि आज सर पढ़ा रहे थे GS, आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ा रहे थे। आप इस GS के साथ आप CDS में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो सर आपको समझा रहे थे। मैं जब बैठा था सुन रहा था, सर जो आपको साइंस समझा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, उसके संग संग अगर आप 9th और 10th की NCERT साइंस के लिए फॉलो कर लो, और सिर्फ NCERT की जो किताबें आती हैं ना 9 to 12th की, वो फॉलो कर लो, वो पूरी कर लो 12th तक की, तो आप CDS परीक्षा आराम से पास कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक कि UPSC सिविल सर्विसेज भी क्वेश्चन NCERT से ही पूछता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लास 12 तक की NCERT से ही आते हैं, क्योंकि अपना कंटेंट ही वही है। हाँ, तो मेरा सब्जेक्ट मैटर की बात करूँ ना, तो मेरा GS काफ़ी अच्छा था। मतलब 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने GS पे, क्योंकि IAS की भी तैयारी कर रहा था, तो मैंने GS पे अपनी काफ़ी अच्छी कमांड बनाई हुई थी। तो GS को बहुत अच्छे से किया था, तो मेरे को पता था कि मैं GS में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। इंग्लिश में मेरा कोई खास स्कोर नहीं था, जबकि CDS में उल्टा होता है, बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करते हैं, GS में कम स्कोर करते हैं। लेकिन मेरे संग अपोजिट केस था। बच्चे 100 नंबर का पेपर होता है इंग्लिश का, और 100 नंबर का GS का होता है, और 100 का मैथ्स का होता है। अगर आपको IIM में जाना है तो, अगर OTA जाना है तो मैथ्स हट जाता है, 100 नंबर का GS और 100 का इंग्लिश ही बचता है। तो बच्चे 80 के 80 नंबर के आसपास इंग्लिश में ही स्कोर करते हैं। लेकिन मेरे इस एग्ज़ाम में केवल 50 से 55 नंबर ही हैं अभी आंसर की से मैं लगा पा रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश में आए हैं। तो मैंने 50 के आसपास GS में स्कोर किया है। और आप ये मत सोचिए कि 100 में से 50 किया है तो वो कम है, क्योंकि 50% GS में लाना मतलब काफ़ी ठीक बात होती है इसमें। तो GS मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। सबसे पहले तो ना आप लोगों में से न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है सुबह? कोई भी नहीं पढ़ता ना यार। सबसे पहले तो आप लोग ना पेपर पढ़ना चालू करो। आजकल 150 रुपये में वो इंडियन एक्सप्रेस का सब्सक्रिप्शन आ जाता है ऑनलाइन, है ना। वो पेपर पढ़ना चालू करो, फिर आपकी 1 साल के अंदर आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आप सारी चीज़ों से अवेयर भी रहोगे। SSB के लिए ना मतलब क्या चल रहा है हमारे आसपास, ये सब पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो
और अपने आसपास की सराउंडिंग को जानो और दूसरों से इंटरेक्ट करो, हेजिटेट मत हो। ये एसएसबी में आपके बहुत काम आएगा। जैसे कि क्वेश्चन मतलब वो दिखाना है आपको कि हाँ आप कोई भी परेशानी को, कोई भी मेंटल ब्लॉक को क्रॉस करके आगे जा सकते हो, और ग्रुप में अच्छे से काम करना सीखो। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि डिसिप्लिन रहो और हार्ड वर्क करो। अपना एकदम डिसिप्लिन बना के रखना है यार, कि कभी कभी मन करता है ना कि अरे कल पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन वो आपको अपना पॉइंट बना के ही रखना है कि डेली अगर 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ना ही है। रोज़ रात को सोने से पहले ना अगले दिन के टारगेट्स लिख लो कि आज मेरे को जीएस का इतना इतना पोर्शन रिवाइज़ करना है, आज मेरे को मैथ्स की इतनी इतनी यूनिट लगानी है, तो अगले दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो काम करूँगा ही। आप उसको अपने सर्वाइवल से जोड़ लो ना, कि अगर ये नहीं किया तो मेरा सर्वाइवल है ही नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली वो काम करोगे। जब कोई चीज़ आपके सर्वाइवल पे आ जाती है तो आप वो चीज़ करते हो कि नहीं करते हो? सोचते हो कि आपका मन नहीं लग रहा है? नहीं सोचते हो। तो वैसे ही आपको पढ़ाई को भी लेना है, क्योंकि आपको पता है अगर आप इन 1 या 2 साल में मेहनत कर लोगे तो आपके आने वाली लाइफ, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आपके लिए। एसएसबी में 5 दिन का रहेगा सेशन, तो उस 5 दिनों में से मतलब क्या चीज़ रहती है जो बच्चे को इफेक्टिव बनाती है, जैसे कि सिलेक्शन की और खींचने की लिए? देखो सबसे जो मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एसएसबी में लगती है वो है ग्रुप डायनामिक्स। मतलब ग्रुप में रह के बच्चा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आप कितने भी अच्छे बने रहो, आप कितने भी इंटेलिजेंट बने रहो, मेरे ग्रुप में मेरे से भी अच्छे लोग थे जिन्होंने मेरे से अच्छा परफॉर्म किया था, वो सबको दिख रहा था, मेरे को भी दिख रहा था, लेकिन क्योंकि वो ग्रुप के संग काम नहीं कर पा रहे थे, वो टीममेट को संग लेके नहीं चल पा रहे थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फौज में आपको ये लगता है कि अफसर में इंटेलिजेंट लोग जाते हैं और ये सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अफसर में जो लोग सब टीम को पूरे को साथ लेके चल सके, जो लोग सबके बारे में सोच सके, वही इम्पोर्टेंट है। हेलो सर, माय नेम इज़ नीरू शर्मा। मेरा सवाल ये है कि सर आपकी इंस्पिरेशन क्या रही थी? जैसे सीडीएस दिया आपने, तो आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या थी? Yes, to be very honest, if I tell you what was the biggest inspiration, then as soon as I cleared my class 12th and I went to do my graduation in Delhi, so at that time I realized that I come from a very humble family. My father, my grandfather, both have served in the Indian Army and they both retired as a Subedar. And my father used to tell me that हमारे यहाँ कोई सूबेदार मेजर साहब का लड़का है, उसका एसएसबी इंटरव्यू दिया था लेकिन हो नहीं पाया। तो आई वॉज लाइक, मेरी इंस्पिरेशन ये थी ना कि मेरे गांव में ना लोग मेरे बाबा को या मेरे पापा को मेरे नाम से जाने। इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या होगी? सबसे पहले आप सभी लोगों को जय हिंद। देखो, जैसा विक्रम हमारे यहाँ एकमात्र बंदा है, एनसीसी स्पेशल एंट्री, एनडीए एंट्री, कई एंट्रीज में हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, लेकिन सीडीएस एकमात्र एंट्री में हमारे यहाँ से विक्रम जो है सेलेक्ट हुआ है और उसका आपको लाभ मिल रहा है। ये सबसे बहुत बड़ी बात है अपने आप, क्योंकि अभी इनकी ट्रेनिंग होना है चेन्नई में, ओटीए चेन्नई। जैसा अभी मैंने ऑफिस में पूछा था, तो ट्रेनिंग होने के बाद 1 ईयर ट्रेनिंग, उसके बाद जब आप इनसे मिलोगे फिर ये विक्रम नहीं होगा, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह तोमर। समझ में आया? अभी तो आप जनरली बात कर रहे हो, लेकिन उस समय आप अभी जो प्रश्न पूछे हैं ना, फिर आप ये प्रश्न पूछ नहीं पाओगे। अभी जैसे आपने पूछा, जो भी आपके डाउट्स थे, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, जब सीने पे वर्दी और यहाँ पे 2 स्टार, उसके बाद आवाज़ नहीं निकलती। आवाज़ निकलेगी भी तो पैर कांपेंगे और हाथ ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो कई बार इंटरव्यूज में मैंने देखा है ऐसे, हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू चैम्बर में जो ऑफिस होता है बहुत बड़ा लग्जरियस ऑफिस होता है, क्यों ऐसा ही होता है? आपने देख लिया। हाँ। और वहाँ पे रियलिटी बता रहा हूँ ये वाली, हमसे कितने भी यानी ब्रिलियंट बने रहे, कितने भी इंटेलिजेंट, तो सुपर से सुपर हमें चीज़ें आती हैं, सब कुछ लर्नर टिप्स पर है पूरा। जब वो क्वेश्चन फेंकता है ना सामने से, ऐसा लगता है यार अब कोई जवाब ही नहीं।
कुछ प्रश्न तो हमें जो है प्रेशर की वजह से हम उनके आंसर्स नहीं दे पाते। और एक इंटरव्यू में कई सारे इंटरव्यूज में ऐसा लगता है ना कि मैंने 4 इंटरव्यू दे लिए, 5 इंटरव्यू दे लिए, 10 इंटरव्यू दे लिए, 15 दे लिए, उसके बाद भी जब हम फिर से इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं ना, तो वहाँ ऐसा ही लगता है कि आज हमारा पहला ही इंटरव्यू है, ये वाला फर्स्ट। वहाँ पे पिछले इंटरव्यू जैसे कहते हैं ना कि अब तो ये रिपीटर हो गया, अब क्या, अब तो जो है इसको पता होगा सारे, जो है अब तो लपेट देगा जाके सारी चीज़ों को। फिर भी वो ऐसा लगता है कि आज हमारा ये पहला इंटरव्यू है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये पहला रिपीटर क्वेश्चन इसने पूछ लिया। हर बार कुछ नया मिलेगा आपको। और इंटरव्यू जो आपका चालू होता है ना एसएसबी में, वो आपका रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ से जो है पहले ही आपको टिकट विकेट सब पूरी सारी फैसिलिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है अपना खुद से जेब खर्चे से जाना है, नहीं, पूरा वही जो है आपको बढ़िया 3rd AC का टिकट, मज़े आते हैं वहाँ पे। कई लोग तो जब जैसे फर्स्ट टाइम जाते हैं ना तो कहते हैं कुछ नहीं है, चलो देख के आते हैं क्या है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ जमाई राजा होते हैं ना, उनका स्वागत होता है, उस तरीके से स्वागत किया जाता है। आएगा बढ़िया, लगेज वगैरह सब सिस्टमेटिक तरीके से, चेस्ट नंबर वेस्ट नंबर सब, खाना पीना पहले ही आपको 600 आवर्स रिपोर्टिंग और 6:30 आपको ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर आपका जो है जो भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है इंटरव्यू की, वो दोपहर में आपको लंच करा के बढ़िया एकदम लंच करा देते हैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले, यानी कि हम इसको भूखा नहीं भेजेंगे, ये भी रहता है उसमें। हो सकता है बाद में ना करें। हाँ, क्योंकि देखो जो बंदे अगर स्क्रीन इन नहीं हुए, जो स्क्रीन आउट हुए हैं, तो अब दुख तो हर किसी को होता है, ऐसी बात नहीं है कि दुख ना हो किसी को, क्योंकि इतनी दूर से ट्रेवल करके आया, इतना स्ट्रगल किया, एग्जाम पास किया है, और फिर उसके बाद जो है बिना खाना खिलाए उसको बोल दिया जाए कि तुम भाई जो है स्क्रीन आउट हो। तो ये बड़ा वहाँ पे जो है थोड़ा सा पॉइंट रहता है, तो इसीलिए वो पहले ही जो है आपका लंच वंच सब करा के फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। उसके बाद ऐसे ही है ना अभी भी सर, ऐसा ही है। तो क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया तो अभी एसएसबी नहीं दिए, तो शायद कुछ चेंजेस हुए हो। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है कि हमारे यहाँ का जो बैकग्राउंड है, हमारे यहाँ की जो थॉट प्रोसेस है और जो हमारे यहाँ का जो बैकग्राउंड है, बस इसको कैसे चेंज किया जाए, इसके लिए कुछ जो है विक्रम आप बताइए जी। यानी कि जो हमारे थॉट प्रोसेस बनी हुई है कि हमसे एसएसबी नहीं निकलेगा, और इसके लिए हम जो है क्या बच्चों को दे सकते हैं, वो आप बताइए। सबसे पहले तो मतलब यहाँ ऑनेस्टली बताओ किस किस को लगा कि कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा, सीडीएस देगा, हाथ खड़ा करो। जो बच्चे हैं वो क्लियरली हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे आपको कोई कोई चार्ज नहीं है, चिंता मत कीजिए। हाँ, चाहे भले ही वो उसका लॉन्ग टर्म गोल हो, फिर भी हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड। मतलब आप लोग अभी भी नहीं सोच पा रहे हो कि आप यूपीएससी दोगे? ठीक है, तो पहली बात तो जिसने हाथ उठाया ना, वो ऑलरेडी आधी जंग जीत चुका है, अपना मेंटल बैरियर तोड़ चुका है कि सोच पा रहा है कि हाँ मैं दूंगा। पहला स्टेप तो सोचना ही है ना। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, वो चीज़ करोगे कैसे? पहले ही सोच लोगे कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप वो चीज़ कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो देखिए मैथमेटिक्स आपको यहाँ पढ़ाई जाती है, आपको आईएमए भी देना है। आप जो सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सर ऑलरेडी आपको उस लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जिस लेवल के आईएमए में क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता है, आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है सीडीएस, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश आपको सर पढ़ा ही रहे हैं, सर ऑलरेडी 4 टाइम्स, मतलब आपके पास ऐसी फैकल्टी है जो 4 बार सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी है, मतलब सर को कितना एक्सपीरियंस है। तो आप उस चीज़ का लाभ लो ना, आप सर से पूरा पैटर्न जानो कि इंग्लिश में क्या है कैसे नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, कि हम लोग चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ा फेलियर है। आप भले ही कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज़ करो, है ना। और हमेशा, जैसे मैं तो ये टेक्निक यूज़ करता था, जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो उस चैप्टर के ऊपर ना मैं डेट डाल देता था कि फलाना आज कितनी तारीख है, हाँ, तो आज की डेट डाल दी, आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है। अब मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं 7 दिन बाद वापस आऊँगा इस चैप्टर पे जिस पर डेट डली है, क्योंकि डेट डली है तो मेरे को ट्रैक मिलेगा कि 7 दिन बाद वापस आना है और इसको रिवाइज़ करना है। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे आप जो भी पढ़ोगे, जो पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो उसको आप बहुत जल्दी भूल जाओगे।
तो उसका रिवीजन ना एक दिन के अंदर करना है। आज आपने कुछ पढ़ा तो उसको कल के कल रिवाइज़ कर लेना है, और जैसे कल आप उसको रिवाइज़ करोगे तो फिर उसको 7 दिन बाद फिर रिवाइज़ कर लेना है, 15 दिन बाद फिर रिवाइज़ कर लेना, महीने बाद फिर रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद आप उसको भले ही छोड़ दो, कभी भी पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी और आप बोलोगे हाँ पढ़ा हुआ रिवाइज़ हो गया। और मतलब एक और जो समस्या आती है लोगों को वो ये आती है कि बहुत टाइम लग रहा है। वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते। जब एक चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे ना तो वो टाइम अपने आप कम होता जाएगा। जैसे आपके पास 15 पेज के नोट्स हैं, है ना, तो आप उसको पहली बार पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उसको 5वीं 6वीं बार पढ़ोगे ना तो 15 पेज के नोट्स में गारंटी दे रहा हूँ आप 15 मिनट या 20 मिनट में कर दोगे। एक मिनट में आप पूरा पेज पढ़ जाओगे। तो मैंने आपको बताया कि साइंस के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं, तो कोचिंग के नोट्स और 9th और 10th की NCERT साइंस की, है ना। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सबका बता दिया मैंने आपको। इकोनॉमिक्स भी आपको वहीं से मिल जाएगी यूट्यूब से, तो वो आप वहीं से कर लो। उसके बाद इंग्लिश के लिए तो आपके पास है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर आपको मोर देन इनफ बता देंगे। सर का 4 बार CDS निकला है, तो सर से अच्छा कौन ही बता पाएगा, है ना। इतना बहुत है, इतने में एग्ज़ाम निकल जाता है और कुछ नहीं करना उसमें आपको, मतलब कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं वो। और ये जो एग्ज़ाम दे रहे हो ना, मैं दावे के संग बोलता हूँ अगर मेरे को कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिला दो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। ये जो आप लोग जिन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, मैं शायद 6 महीने की तैयारी करके भी उसको क्लियर ना कर पाऊँ, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। आप सोच रहे हो किस लेवल का कंपटीशन है। UPSC में 50% नंबर चाहिए होते हैं, सिर्फ 50%। 200 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ कितनी गई है अभी इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया, 200 में से 80 से 85 के बीच में कट ऑफ है, 10 या 12 दिन में आ जाएगी। सोचो 50% भी कट ऑफ नहीं है UPSC की इस बार के एग्ज़ाम में। और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो इसकी कट ऑफ हमेशा 90 प्लस ही रहती है। तो आप खुद देखो, बड़ा सोचो और जो चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करो, तो आप ये भी क्लियर करोगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या विक्रम हमें एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या SSB के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि आप ना अपना पहला जो अटैम्प्ट है आप बिल्कुल कोचिंग जाओ। लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि कोचिंग नहीं जाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोचिंग नहीं जाता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। और एक बार अगर आपका पहला अटैम्प्ट निकल गया, आप रिपीटर बन गए, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल ही हो जाएंगी। क्योंकि आप जब फ्रेशर होगे, आप अपना पहला अटैम्प्ट देने जाओगे तो उन लोगों के सामने आपकी गलतियां नहीं हैं, लेकिन जब आप दूसरा अटैम्प्ट देने जाओगे तो वो लोग आपको इवैल्यूएट करेंगे, तो वो लोग ये सोचेंगे, उनके भले ही सोचे ना सोचे, लेकिन दिमाग में आएगा कि बंदा एक बार रिजेक्ट होके आया है, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी होगी। थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इफेक्ट जाता ही है। तो पहला अटैम्प्ट हमेशा गोल्डन अटैम्प्ट होता है। कोचिंग जाओ आप। सर जैसे कि आपने बताया कि आप प्रिपरेशन के लिए बाहर गए थे, SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बाहर गए थे, तो काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं। वो कहते हैं कि बाहर नहीं जाना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, घर पर रहा करो। तो सर कैसे उन्हें समझाएं कि हमें करना है, हमें जाना है तो बाहर जाना पड़ेगा? केवल अपनी ग्रेजुएशन के टाइम के लिए बाहर था 3 साल, उसी बीच में मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपनी कोचिंग कर ली थी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया था, मैं मतलब यहाँ पे, तो फिर मैंने जो काफ़ी हद तक तैयारी यहाँ पे भी करी है मैंने अपने घर पे आके। और एक बार आप रिटर्न निकाल लोगे ना तो आपके घर वाले SSB के लिए भी बाहर भेज देंगे। और यहाँ पे भी आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको सब कुछ बताया कि कोचिंग के नोट्स और किताबें सब आपको घर पे अवेलेबल है। आप रिटर्न निकाल लो, घर वाले आपको अपने आप भेज देंगे SSB इंटरव्यू के लिए, खुद छोड़ के आ जाएंगे और लेने भी चले जाएंगे। जैसे सर मैं इंटरव्यू दी तब मैंने सोचा कि मुझे UPSC का पेपर देना है, जैसे सोचा था। पर अब जैसे मैंने इंटर किया तो मुझे लगता है कि जैसे छोटे मोटे पेपर निकल नहीं रहे, तो बड़ा कहाँ से होगा? यार छोटे मोटे तो नहीं निकलते, बड़ा निकल जाता है। और वैसे इतना तो पता है जैसे हिंदी मीडियम से आप UPSC निकाल सकते हैं, इतना तो पता है, पर उसका सिलेबस वगैरह ये मालूम नहीं है। और जैसे फैमिली वाले बोलते हैं कि मतलब छोटा पेपर तुमसे हो नहीं रहा, बड़ा कहाँ से दोगे आप? यार छोटे मोटे तो नहीं निकलता, बड़ा निकल जाता है यार। आपने 8 घंटा बताया तो सर ऐसे मैथ वगैरह है तो उसमें 1-2 घंटे आराम से देंगे, और ऐसे कुछ और सब्जेक्ट है तो 8 घंटे तो मतलब कम पड़ जाएगा।
सर मैं ये बोर्ड पे लिख भी सकते हैं क्या? देखो अगर आप लोग कर सकते हो ना तो ये सब भी कर लेना, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है। देखो सॉरी सबमिट था कहाँ से? कोई नहीं, ये यहाँ से हट जाएगा सर। अच्छा जैसे पॉलिटी, इसको यार हिंदी में तो मतलब उतना नहीं, मेरे को राज्य व्यवस्था जो भी बोलते हैं, नहीं ठीक है, ऐसे देखो बहुत लिमिटेड रखना है। ये घर पे मंगा लो किताबें, पढ़ी रहेंगी किताबें, कभी मतलब बेकार तो जाती नहीं है ना, आप पढ़ते ही रहोगे 10-10 पेज पर। तो इसके लिए किताब आती है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी के लिए। और साइंस अगर आप करना चाहोगे तो 9th और 10th की NCERT, ठीक है। हिस्ट्री में अगर आप जाओगे, राइटिंग बहुत बेकार है, पहले आपका चल जाएगा क्योंकि काम हो गया। हाँ तो हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं ना, एक तो मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिवल। तो देखो अगर मॉडर्न की बात करोगे ना तो एक आती है हमारी मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आती है एक, राजीव अहीर की। एंशिएंट के लिए और मिडेवल के लिए लूसेंट, ठीक है। पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। इकोनॉमिक्स, यूट्यूब वीडियोस, वही CDS जर्नी वाले के। और ज्योग्राफी, इसमें ना मतलब 11वीं और 12वीं की NCERT बस। पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, कुछ छूट रहा है क्या सर? नहीं छूट रहा ना, कुछ हो गया, इतना ही हो गया। साइंस भी हो गया। करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आता है, देखो बताता हूँ। खैर वो चैनल आप लोगों को काम नहीं करेगा। करंट अफेयर्स के लिए ना आप देखो एक किताब आती है स्पीडी, ये आपको CDS में भी काम कर जाएगी। ये स्पीडी पढ़ लेना, ये हर महीने अपडेट हो जाती है। जैसे अभी जो चल रहा है अगले महीने की आएगी, वो उतना पोर्शन अपडेट हो जाएगा अगले महीने का। SSB के रिगार्डिंग, SSB का हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो इंटरव्यू होता है उसके लिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 5 दिन कैसे चलता है, फर्स्ट डे क्या है, सेकंड डे क्या है, कैसे हम तैयारी करेंगे, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, विक्रम ने क्या सीखा कोचिंग से, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो थोड़ा सा जानेंगे। तो उससे पहले कि मेरा भी अभी क्लास है, तो पहले मैं चाहता हूँ कि विक्रम को हम लोग सम्मानित करें। तो शुरुआत हम सफेद सर से कराते हैं और अंकित सर आप लोग जो है विक्रम को माला पहनाकर जो है देश सेवा के लिए थैंक यू सर। अच्छा, हम एक पहचान देते हैं हर बंदे को जो भी सिलेक्ट होता है, और उसमें पहचान में मुरैना का गौरव देते हैं, ऐतिहासिक धरोहर, क्योंकि हमारा जिला पूरी दुनिया में सबसे खास है। ऐसा नहीं है सिर्फ बागी बनते हैं, अधिकारी भी बनते हैं, लेफ्टिनेंट भी बनते हैं।
ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब हम लोग एसएसबी के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो मतलब एसएसबी के ना जहाँ इंटरव्यू होते हैं वो डिफरेंट बोर्ड्स बने हुए हैं। जैसे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, आर्मी बोर्ड में जाना चाहते हो, तो इंडिया में शायद 5 बोर्ड हैं ना सर, 5 ही हैं ना, 5 बोर्ड हैं। तो एक तो अपना इलाहाबाद में हो गया, एक भोपाल में, एक बेंगलोर में, और एक कपूरथला में है अभी एक। हाँ, तो ये बोर्ड्स हैं एसएसबी के, 4 हैं सर, है ना। अच्छा हाँ, 4 ही बोर्ड हैं। तो मेरा एसएसबी था इलाहाबाद में, है ना, मैं वहाँ गया था। तो अब ठीक है, देख लेते हैं एसएसबी का क्या कैसे है। तो ना डे 1 पे, मतलब जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, सबसे पहले तुम्हारा होगा ना डे 1 पे। डे 1 होता है जैसे पूरे ग्रुप ने रिपोर्ट किया पहला दिन, करीबन अगर आप रिटर्न एंट्री के थ्रू जा रहे हो, जैसे आप सीडीएस की परीक्षा पास कर लिया, एनडीए पास कर लिया, तो 60 से 80 बच्चे होते हैं एक बैच में, है ना। और फिर वो 60 से 80 बच्चे ना सब पहले उनका होता है OIR टेस्ट। वो 2 टेस्ट होते हैं, OIR 1 और OIR 2। उसमें कुछ नहीं होता, वो बेसिक रीजनिंग होती है जो आप यहाँ कोचिंग में पढ़ते हो, वही है वो पूरी रीजनिंग OIR की। वो आप यहाँ से कर लोगे और वो उसके हिसाब से ना रैंकिंग मिलती है। जैसे मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं दोनों सेट में, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके दोनों में लाके कितने सही हो गए। 70 के ऊपर अगर क्वेश्चन सही हैं तो आपको शायद नहीं, 80 के ऊपर क्वेश्चन सही हैं तो आपकी OIR 1 आती है। पर टाइम कम मिलता है तो 80 के ऊपर लोग कर नहीं पाते हैं, तो OIR 2 OIR 3 भी अगर किसी को आ गई, मतलब कोई अगर आधा भी कर दिया, 100 में से किसी के 50-60 भी सही हैं, तो OIR 3 तक आ जाते हैं। OIR 3 तक अच्छा है, मतलब एवरेज बच्चा है तो वो चलेगा। आपका OIR टेस्ट कंडक्ट हो गया, उसके बाद तुम्हारा होगा फिर स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस होता है। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है ना कि एक बड़े से हॉल में ना सबके सब बच्चों को बिठा देते हैं, जितने ही बच्चे रिपोर्ट किए हैं, 60-80 जितने भी। फिर उनको बिठा के ना एक ऐसे ही प्रोजेक्टर पे ना, बहुत बड़ा सा प्रोजेक्टर होता है, वहाँ एक पिक्चर दिखाते हैं। वो पिक्चर बस तुमको 30 सेकंड के लिए दिखेगी। ऐसे इस पर 30 सेकंड के लिए कोई पिक्चर आ गई तो 30 सेकंड के लिए वो पिक्चर को देखो। उस समय ना पूरे के पूरे 30 सेकंड उस पिक्चर को देखने में ही लगाओ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, 10 सेकंड देख लिया और लिखने लग गए। वो 30 सेकंड का टाइम तुम्हारा पिक्चर देखने का ही टाइम है। तो पिक्चर में जो भी डिटेल दी हुई है ना, उनको अच्छे से एनालाइज करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि पिक्चर में कितने कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर मतलब कितने लोग दिख रहे हैं, तो वो मार्क करना होता है अपने को, 2 हैं या फिर 3 हैं। और अगर पिक्चर अनक्लियर है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीनिंग में कभी कभी क्या होता है ना, पिक्चर बहुत हेजी दिखा देते हैं तो समझ में नहीं आता, दिखते भी नहीं कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। ब्लैक एंड वाइट भी होती है तो समझ में कम आता है थोड़ा सा। तो जहाँ पे तुमको कैरेक्टर नहीं दिखे प्रॉपर, तो वहाँ पे ऐसे लिख दो, 2 to 3 दिख रहे हैं या फिर 4 to 5 अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हो, चल जाएगा। अगर क्लियर आइडिया नहीं रख पा रहा है तो वो देख ली पिक्चर, 30 सेकंड तुमने पिक्चर को ऑब्जर्व किया। उसके बाद तुमको मूड लिखना पड़ता है। मूड मतलब कि उनकी दशा क्या है, जो कैरेक्टर में लोग दिख रहे हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं। मतलब वो पॉजिटिव मूड में हैं कि परेशान नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव मूड में हैं कि हंसी वाले मूड में हैं। अगर वो पॉजिटिव मूड में है तो यूँ करके प्लस का साइन बना दो, और अगर वो नेगेटिव मूड में है तो यूँ बना दो। और अगर वो न्यूट्रल मूड में है, मतलब ना तो हंसी वाला वो दिख रहा है ना वो दुखी दिख रहे हैं, न्यूट्रल जैसे बैठे हो आप लोग वैसे हैं, तो उसको इससे डिनोट करते हैं, O बना दो। ये न्यूट्रल के लिए है, O। ये कर दिया। और ये चीज़ है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना, मूड आइडेंटिफाई करना और जेंडर आइडेंटिफाई करना कि मेल है या फीमेल है। ये बहुत मतलब ये जो तुम्हारी एक ऑफिसर लाइक 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो वो टेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें से ये एक है। मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा सर क्या है वो, लेकिन वो ये बहुत ध्यान से देखना होता है। तो 30 सेकंड मिल गए, 30 सेकंड का पिक्चर गायब, प्रोजेक्टर वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब तुमको 4 मिनट का टाइम मिलेगा। 4 मिनट के अंदर पिक्चर से जो भी समझ में आया, एक स्टोरी लिखनी है। 8 से 10 लाइन की स्टोरी लिख दो, 80 से 100 वर्ड्स के बीच में, है ना। अब मैं ना कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बड़े ध्यान से सुनना। अब जैसे भी तुम स्टोरी लिखोगे कि
जैसे जब मैं गया था ना, तो मेरे टाइम पे क्या था ना, एक पिक्चर आई थी कि एक बच्चा है, वो ऐसा अपना सर पकड़ के यूं करके बैठा हुआ है, सामने लैपटॉप खुला हुआ है टेबल पे, और वो चेयर पे यूं बैठा हुआ है यूं करके सर पकड़ के। तो क्योंकि मैं कोचिंग करके गया था तो मेरे को आइडिया था, है ना, इस चीज़ का फ़ायदा था। तो मैंने उस पर क्या स्टोरी बनाई कि ऐसे ही ऐसे नाम दे दिया, और मैंने राम नाम दे दिया। राम एक 23 साल का बंदा है, उसने जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मैंने तो इसी बना दी, वो CDS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसकी तैयारी कर रहा है वो, और उसने मतलब अपने तैयारी में ना अपना डेली का शेड्यूल बना रखा है। सबसे बड़ी चीज़ है ना, जब पिक्चर लिखोगे ना, उसमें एक्शन होने चाहिए तुम्हारे, कि अगर जैसे पहले तो होता है टास्क, कि टास्क क्या है, क्या करवा रहे हो। जैसे मेरा उसका टास्क था कि मैं उसको CDS की तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। अब इस CDS की तैयारी करने के लिए वो क्या क्या करेगा। सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिक्चर में बस तैयारी करवा रहे हैं और उसको एग्ज़ाम भी क्लियर करवा दिया, ऐसे नहीं होगा। वो CDS की तैयारी करने के लिए क्या क्या करेगा वो भी डालना पड़ेगा, वो है तुम्हारा एक्शन। जैसे मेरे एक्शन थे कि CDS की तैयारी करने के लिए क्या करेगा, जो ये आपको बताया, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ेगा, 2 घंटे पेपर पढ़ेगा, 2 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, ठीक है, 2 घंटे फ्रेंड्स के संग डिस्कशन करेगा। ये हो गए तुम्हारे एक्शन, ये उसने CDS की तैयारी के दौरान किया। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि तैयारी भी कर ली और उसके एक्शन भी करा दिए और एंड में लिख दिया कि उसका पेपर नहीं निकला, ऐसा भी नहीं करना, है ना। तो जो टास्क दे रहे हो उसको जब स्टोरी तुम ख़त्म करोगे तो लिखना है कि एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, उसकी हार्डवर्क जो है उसने मतलब इट पेड ऑफ, और उसने एग्ज़ाम निकाल लिया अच्छी रैंक के संग। तो 8 से 10 लाइन के बीच में ये स्टोरी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी ना, उसका एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने क्या बताया ना, वो बंदा ऐसे करके बैठा हुआ था। तो बहुत से बच्चे क्या हैं जो, अब वहाँ पे अलग अलग बैच बनता है। जैसे आप लोग जाओगे ना, आप लोग फ्रेशर हो, पहले बार में जा रहे हो, तो आप लोगों के संग बस पहले बार वाले बच्चे आएंगे जो पहली बार में जा रहे हैं, फ्रेशर हैं, रिपीटर नहीं आएंगे। तो वहाँ सब बच्चे क्या बोल रहे थे ना कि बेचारा परेशान हो गया है, बहुत थक गया है, तो यूँ करके बैठा है, सर में दर्द हो रहा है और फ्रस्ट्रेट हो गया है, डिसअपॉइंटेड हो गया है। तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखानी है। मैंने भी बताया कि बस मैंने ये तैयारी करवाई उसको, और जो उसका ये वाला पार्ट था ना, उसको मैंने क्या बोल दिया कि वो तैयारी बैठ के बस हेड डाउन करके रिलैक्स कर रहा है, थोड़ा आंखें बंद करके, थोड़ा मतलब आंखें बंद करके मेडिटेशन टाइप कर रहा है, अपने आप को रिजुविनेट कर रहा है ऐसे करके। बहुत से लोग उसको सर दर्द करवा रहे थे, वो करवा रहे थे। तो समझ में आ गया ना पिक्चर कैसी करनी है, क्या नहीं करनी। नेगेटिव चीज़ नहीं लानी है उसमें, पॉजिटिव ही लिखना है, तो तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ये कर दूँ क्लीन, स्टोरी कंप्लीट होगी। स्टोरी लिख ली, 4 मिनट में स्टोरी कंप्लीट करके पेपर तुमसे जो शीट है वो ले ली जाएगी। उसके बाद ना तुमको ग्रुप में बांट दिया जाएगा, 10-10 के ग्रुप में मेरे को बांटा गया था। एक हॉल में ले जाया जाएगा 10 के ग्रुप में बांट के, जहाँ ऐसे करके सेमी सर्कल फॉर्म में चेयर बनी होती हैं, सब बैठ जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद एक साइड से बच्चे चालू होते हैं बोलना, खड़े होते हैं और अपनी स्टोरी नरेट करते हैं जो भी उन्होंने लिखा है। अब इसमें बच्चे बहुत सी बार गलती क्या करते हैं ना, जब भी नरेशन देना होता है जो भी तुमने, यार क्योंकि तुमने स्टोरी लिखी है तो पहली बात तुमको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में एक बार ऑलरेडी है, तुमने क्या लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम उसको बोल दोगे आराम से। और स्टोरी लिखने के बीच में और हॉल में जाने के बीच में करीबन 20 से 25 मिनट मिल जाते हैं। तो रट्टा भी मारना है तो उसको मार लो। मैंने तो मारा था भाई, मैंने उसको बार बार पढ़ लिया था ताकि ना वो वर्ड्स और जो मुंह से जब बोलना तो वो फ्लो में आ जाए एकदम, है ना। तो वहाँ पे गए, बोलना चालू किया, सब बच्चे नरेट करेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, जो वहाँ पे 3 असेसर बैठे होते हैं, एक होता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है, GTO होता है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। ये SSB 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको बाद में बताऊँगा। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे बच्चे असेसर को देख के स्टोरी नरेट करते हैं, असेसर को नहीं देखना होता है। जब भी स्टोरी को नरेट करो ना तो बच्चों को देखना होता है, जो सर यहाँ बैठे हैं ना उनको देख के ऐसे आई कॉन्टेक्ट में उनको देख के स्टोरी को अपने नरेट करो आराम से। स्टोरी नरेट हो गई तुम्हारी, थैंक यू बोल दो और बैठ जाओ चुपचाप। बगल वाला उठेगा, वो बोलेगा, वो करेगा। तो ऐसे ही करके जब कंप्लीट, जैसे ही तुमको पता है ना कि जैसे ही आखिरी इंसान अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है, जैसे ये लास्ट बैठा हुआ है, तो ये अपनी स्टोरी जैसे ही कंप्लीट करेगा तो वहाँ पे जो असेसर बैठे हैं वो तुमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे फर्दर कि अब तुम डिस्कशन चालू कर दो।
वो जब आप हॉल में बैठने जाओगे ना उसके पहले ही बोल देंगे वो आपको कि एज सून एज द लास्ट पर्सन completes his or her story the discussion starts automatically. So पता है बहुत सारे बच्चे जो पहली बार जाते हैं उनको यही पता नहीं होता, वो आखिरी इंसान बोल देता है लेकिन वो चुपचाप बैठे रहते हैं. यही मौका होता है यही मौका होता है आगे जाने का. तुम्हारी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी चेक हो जाती है. क्या है वो? मतलब इनिशिएटिवनेस. जैसे ही आखिरी पर्सन ने ख़त्म किया तुम डिस्कशन चालू कर दो. और डिस्कशन में पहले क्या बोलना है कि फ्रेंड्स इन दिस पिक्चर आई सॉ 2 कैरेक्टर्स, आई सॉ 3 कैरेक्टर्स, जितने भी तुमको दिखें. उसका मूड क्या है? मूड इज़ पॉजिटिव और फीमेल है, जेंडर फीमेल है. और ये करके डिस्कशन तुमने बता दिया, तुमने डिस्कशन इनिशिएट कर दिया तो ठीक है. उसके बाद थोड़ा देर चुप हो जाओ, थोड़ा बहुत डिस्कशन चलेगा. और बहुत से बच्चों को ये आती है कि सब लोग एक संग बोल रहे होते हैं तो उस समय कैसे बोलेंगे. तो ना वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बीच में ना तुमको एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब चुप हो जाते हैं, एकदम वो पॉज आता है एकदम. तो आप भी कुछ लोग बोल रहे हो तो एक आता है ना कि सबके सब चुप, एकदम शांति हो जाती है. बहुत कम टाइम के लिए होती है वो, 2 सेकंड के लिए. वो मौका ढूंढना है तुमको और उस मौके को आगे करके बोलना फिर से चालू कर देना है. कम से कम डिस्कशन चलेगा 5 मिनट के आसपास, उसमें तुमको 3 या 4 बार बोल दिया तुमने तो सफिशिएंट है. मतलब तुम पार्ट ले रहे हो डिस्कशन में. तुमको डिस्क्राइब करना है कि हाँ उसने एक्शन ये हैं और ये सब ये है, पिक्चर में जो लिखा है वही करना है, वहाँ पे डिस्कस करना है अपने को, है ना. और सबको सुनना भी है कि क्या क्या बोल रहे हैं. जैसे ही 2-4 लोग कॉमन थीम पे आते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे बना दिया तो 4 लोग आ गए कॉमन थीम पे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं. तो फिर वहाँ पे ये मौका ढूंढ लो और बोल दो कि फ्रेंड्स आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एग्रीइंग विथ द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सो लेट अस टेक द कॉमन थीम एज एग्ज़ाम प्रिपरेशन. तुमने पूरे ग्रुप को एक जगह ले आए और ग्रुप को बांध दिया. यही है लीडरशिप क्वालिटी, पूरे ग्रुप को एक साथ लाना. जैसे तुमने सुना 3-4 लोग एक थीम पे एग्री कर रहे हैं तो वो मौका ढूंढ के बोल दो कि सभी के सभी लोग इस बच्चे को एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी करवाना ही हमारे ग्रुप का कॉमन थीम है. इतना बोल दिया, GTO मतलब खुश हो जाता है वो सब देख के, वो एकदम कि हाँ ग्रुप को, मतलब ग्रुप में कभी कभी झगड़ा भी होता है, बहुत से लड़ने लगते हैं, नहीं एग्ज़ाम प्रिपरेशन कॉमन थीम है, कोई बोलता है नहीं वो प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई बोलता है ये बना रहा है. तो एक बार, और किसी से लड़ना नहीं है ना, वहाँ पे किसी से बहस नहीं करनी है, अपना बोलना है. कोई सुन रहा है एक बार में सुन रहा है, वरना चुप हो जाना है. वरना इसका भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है, किसी से 1 to 1 नहीं करना वहाँ पे. तो ये तुम्हारा डिस्कशन हो जाएगा. डिस्कशन होने के बाद ना एक बंदे को खड़ा करेंगे जो पूरे ग्रुप की कॉमन स्टोरी को नरेट करेगा. कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते. सर इस टाइम मेरे में नहीं किया था कॉमन, तो वो बंदा ग्रुप की कॉमन स्टोरी बोल देगा. उसके बाद तुम लोग बाहर चले जाओगे, खाना वाना खाओगे, ये सब. तो डे 1 तुम्हारा. उसके बाद रिजल्ट के लिए तुमको हॉल में बुलाया जाएगा वापस, जहाँ तुमने OIR टेस्ट और अपना ये स्टोरी लिखी थी, उस हॉल में वापस आओगे. चेस्ट नंबर अनाउंस करेंगे, तुम स्क्रीन इन हुए हो कि नहीं हुए हो. तो ये तो मेरे ग्रुप में थे. इस बार कितने थे? 50 के आसपास, 56 की स्ट्रेंथ थी. 52 बच्चे आए थे, रिपोर्ट किए थे 52 ने. तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन इन हो गए थे मेरे ग्रुप में. शायद 35 के आसपास बच्चे स्क्रीन इन हो गए थे. इतना ही सर. हाँ 35 बच्चे अंदर चले गए थे मतलब. अब और बाकी के जो बच्चे हैं उनको खाना खिला के वो चले गए थे घर अपने. खाना सबको मिलता है लेकिन. हाँ खाना सबको मिलता है. तो मतलब 35 बच्चे के करीबन स्क्रीन हो गए. तुमको फिर नए चेस्ट नंबर मिल जाते हैं. चेस्ट नंबर है वो नया दे दिया जाएगा तुमको. फिर तुम्हारा उस दिन तुम्हारा कुछ नहीं होता. बस उस दिन तुम शाम को जाओगे, डॉक्यूमेंट, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, फॉर्म ही भरते रहोगे 4 घंटे तक बैठ के. वो फॉर्म भरोगे और ये सब करोगे पूरा सब कुछ. जाके मस्त हो जाना अपना आराम से. तुम्हारा वो आएगा तुमको जो भी होता है वहाँ का वो. फिर तुम्हारा Day 2 चालू होता है. अच्छा हाँ, Day 2 चालू होने से पहले SSB ना 3 पार्ट में होता है. एक होता है साइकोलॉजी टेस्ट, मतलब वो मनोवैज्ञानिक टेस्ट. एक होता है तुम्हारा GTO, इसको बोलते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. हाँ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. इतना GTO सुन लिया कि फुल फॉर्म में भी डाउट है. हाँ एक होता है तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू जो भी है. तो Day 2 तुम्हारा है.
दूसरे दिन तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट चालू हो जाता है। आर्मी बोर्ड में तो यही होता है, एयरफोर्स में कुछ अलग होता होगा, सर बता देंगे सर एयरफोर्स बोर्ड क्या है। तो आर्मी बोर्ड में डे 2 में ना सुबह 6 बजे से ही चालू हो जाता है। 4 बजे उठ जाओ, आराम से फ्रेश हो, सब कुछ करो, एकदम नहा धो के मस्त उसी हॉल में जहाँ तुमने पिक्चर देखी थी ना एक दिन पहले स्क्रीनिंग के लिए, वहीं बैठा दे जाओगे और साइकोलॉजी टेस्ट चालू हो जाएगा तुम्हारा। साइकोलॉजी टेस्ट 4 होते हैं, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टैट, टैट मतलब थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। एक होता है वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, समझाऊंगा। एक होता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और एक होता है SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो जो टैट होता है, टैट में कुछ नहीं होता, जैसे ही आपको पिक्चर दिखाई थी ना, थोड़ा मुश्किल बस इसलिए हो जाता है कि 12 पिक्चर लगातार आती हैं बार बार। 12वीं पिक्चर जो होती है वो ब्लैंक होती है, 11 पिक्चर आती हैं, 12वीं पिक्चर ब्लैंक स्लाइड आएगी, उस पर स्टोरी कुछ भी लिख दो जो आप प्रिपेयर करके गए हो। तो इसमें भी वो सेम रूल फॉलो करना है जो स्क्रीनिंग के टाइम किया था, पिक्चर देखने का और वो करने का। पिक्चर आएगी, 30 सेकंड रहेगी, 4 मिनट मिलेंगे, लिखना है उसको। जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट होंगे सामने दूसरी पिक्चर आ जाएगी। तो वो 4 मिनट में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो 4 मिनट में कंप्लीट होने के बाद 20 सेकंड पहले ही तुम यूँ बैठे हो दूसरी पिक्चर देखने के लिए। लगातार 12 पिक्चर आएंगी, 12 पिक्चर पे तुमको अपनी शीट पे वो लिखना है, पिक्चर की स्टोरी लिखनी है। उसके बाद वेट आएगा। वेट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये जो 12 पिक्चर्स है ना, इनका आपको डिस्कशन नहीं करना है। यानी कि जो पहले दिन जो आपको PPTT टेस्ट हुआ था ना, उसमें आपको डिस्कशन करना होता, बट ये जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है इसमें आपको डिस्कशन नहीं करना होता, बस हाँ, और सबमिट हो जाती है। इसमें आपको डिस्कस नहीं करना, इसमें बस आप लिखोगे कॉपी पर, वो कॉपी जमा हो जाएगी साइकोलॉजिस्ट के पास। और जो ये WAT होता है, वेट होता है, इसमें ना 60 वर्ड आते हैं बैक टू बैक, और हर वर्ड के लिए 15 सेकंड मिलते हैं बस। जैसे मानो एक वर्ड आ गया ऑनेस्टी, तो आपको ना इस ऑनेस्टी पे एक सेंटेंस बनाना है। 15 सेकंड बाद दूसरा वर्ड आ जाएगा, तो बहुत तेज़ होना चाहिए सोचने में भी और करने में भी। ऐसे कुछ ही बना दो कि मतलब ऑनेस्टी इज़ अवर डेली वर्च्यू, और कुछ भी अच्छा सा, पर कोशिश करना कि नेगेटिव मत बनाना, है ना, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मत बनाना। जैसे कि नोट का यूज़ कम से कम करना अपने इन वर्ड वाले टेस्ट में, है ना, नोट वगैरह का यूज़ कम करना, पॉजिटिव ज़्यादा बनाना। जैसे सक्सेस आ गया तो सिंपल बना दो, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, सिंपल सा है। ऑनेस्टी और क्या आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे इंटीग्रिटी आ गया या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, तो क्या बनाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का? एक्टिव सिटीजन्स टेक द लीड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टेकिंग द नेशन अहेड। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बना दो, पर पॉजिटिव होना चाहिए। तुम्हारा ये वेट ख़त्म, 60 वर्ड आएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा आता है SRT। उस जो सीट मिलेगी ना तुमको, उसी में ही लिखी होती है SRT। उसमें कुछ सिचुएशन दी होती हैं, जैसे कि मैं तुमको बताऊंगा कि तुम एक मान लो क्रिकेट टीम के कप्तान हो, यू आर अ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम, और तुम्हारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया है मैच के पहले, इंपॉर्टेंट मैच के पहले, तो तुम क्या करोगे? तो उसमें ऐसा आएगा। तो उसमें ना बड़ा अच्छे से आंसर करना होता है अपने को, सोच समझ के। देखो क्रिकेट टीम खिलाई है, तो मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर लेके भी अपन लोग चले होंगे कि हाँ ये कोई अगर इंजर्ड हो गया कि एक्स्ट्रा में रखा है, ये खेलेगा। कुछ नहीं करना है, उसमें ये लिख देना है कि हाँ कॉन्टेक्टेड दी एक्स्ट्रा प्लेयर, कॉल्ड हिम, प्लेड द मैच, खेले मैच, जीत गए मैच, और ख़त्म। मतलब इस तरीके से ख़त्म कर देना है। SRT शायद SRT भी 60 होती हैं, पर ये 60 की 60 ना कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है। SRT से समय बहुत कम मिलता है। मैंने तो बस 45 ही लिख पाई थी, टाइम ख़त्म हो गया था 45 में। हाँ, तो 45 ही लिख पाई थी। तो इस तरीके से आप तुम्हारी SRT हो जाएगी। फिर तुम्हारा आता है साइकोलॉजी के अंदर ही एक और होता है SD, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या है ना, जैसे उसमें क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, तुमको अभी से ही पता है वो क्या पूछने वाले हैं, फिक्स्ड है SSB के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और तुम फ्रेंड्स क्या बात सोचते हैं, और आगे जाके तुम कैसा बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ। ये क्वेश्चन पता है, ये SSB में यही रहने वाले हैं। तो समझदार इंसान क्या करेगा, ये पहले से तैयार करके जाएगा। मैं तो करके गया था,
ताकि वहाँ सोचना भी नहीं पड़ा था और लिख दिया था तुरंत ही। तो ये तुम्हारा साइक टेस्ट ख़त्म, दूसरे दिन ख़त्म। अब दूसरा दिन ख़त्म हो गया, अब दूसरे दिन के साथ साथ इंटरव्यू जो होता है ना, साइड बाय साइड चलना चालू हो जाता है दूसरे दिन से ही। मेरा इंटरव्यू दूसरे दिन ही पड़ गया था, साइक ख़त्म होने के बाद 11 बजे मेरे को इंटरव्यू में पहुंचा दिया था 6 से। हाँ, तो कुछ बच्चों का दूसरे दिन होता है इंटरव्यू, कुछ बच्चों का तीसरे दिन होता है, कुछ का चौथे दिन होता है। साइड बाय साइड चालू हो जाता है। दूसरा दिन तुम्हारा ओवर हो गया, तीसरे दिन चालू होता है GTO से। GTO, अब देखो क्योंकि मैं मुरैना से हूँ तो मेरे को GTO में काफ़ी सर मतलब हेल्प हो गई सर। और मेरा जो गांव का बैकग्राउंड है, मुरैना का बैकग्राउंड है, उसमें सर वो बल्ली भट्टा वाला जो चाह, उसमें तो काफ़ी मदद हो गई सर। बच्चे सर उसमें गंदा कर रहे थे, मैंने सही कर दिया। तो GTO में सबसे पहला जो तुम्हारा टास्क होता है, डे 2 में GTO में सबसे पहला जो टास्क होगा वो होता है PGT होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसमें ना अपन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। PGT में जैसे तुम्हारा 10 का ग्रुप बन गया है, वो ग्रुप सेम ही रहेगा 5 आखिरी दिन तक। तुम 10 लोग साथ ही ग्रुप में काम करोगे। अब ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, 1 2 3 4। ये तुम्हारी स्टार्ट लाइन है, ये तुम्हारी फिनिश लाइन है। अब इसमें क्या करना होता है, यहाँ सब खड़े हैं पूरे 10 के 10 ऐसे करके। यहाँ एक बेंच बनी होती है और यहाँ कुछ ऐसा कैसे कुछ जगह होती है, कुछ पोल से लगा देते हैं। मतलब तुम दिमाग लगा लोगे, तुमको हेल्पिंग मटेरियल देंगे मतलब सहायता के लिए। अब तुमको क्या करना होता है ना, सबसे पहले इसका रूल क्या है, स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक पहुँचना है, लेकिन बिना ग्राउंड पे पैर रखे। ग्राउंड में पैर नहीं रखना, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे मतलब कोई पत्थर दिया होगा, कहीं पोल दिया होगा, कहीं कुछ दिया होगा। तो अब तुमको ये करने के लिए ना 3 चीज़ें देते हैं। एक तो जो अपने आवाज़ है ना, बल्ली आती है, बल्ली लंबी सी बल्ली, रस्सी देते हैं और फट्टा देते हैं। इतना बड़ा होता है ऐसा, ये बेंच है ना, बेंच ऐसा फट्टा होता है पूरा। तो ये 3 देंगे। तो ये जो पहला वाला होता है ना PGT 1, ये तो बहुत आसान होता है। तो मैं तो कोचिंग करके गया था तो मेरे को पता था कि इनिशिएटिव लेना है, और PGT 1 बहुत आसान होता है। ये तो एकदम दिमाग लग जाता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। बस तुम जैसी फट्टा रखोगे ना और बल्ली रखोगे तो तुम पार कर जाओगे इसको। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, मतलब एक ऊंचाई वाला पत्थर, दूसरा ऊंचाई वाला पत्थर वहाँ दिया है। अपने फट्टे को जैसे मान लो बेंच फट्टा है तुम्हारा, तो उसको यूँ रखना है और यूँ रखना है, चल के चले जाना है। और यहाँ पहुँच जाओगे तुम। यहाँ पहुँच के वेट करना है पूरे ग्रुप का आने का। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो खुद पार हो गए और बाकी ग्रुप जो है साथ तो वेट करो, तो मैं अपना फट्टा उठा के निकल लेता हूँ। ऐसा नहीं, पूरा ग्रुप को जो है यहाँ पहुँच गए तुम, लेकिन कोशिश करना ना कि यहाँ इनिशिएटिव लेना। यहाँ मतलब यहाँ जैसे कि तुम यहाँ बेंच बनी है और ये यहाँ पे मटेरियल, तुम्हारे हेल्पिंग मटेरियल यहाँ रखे हुए हैं, पीछे रखे रहते हैं। वो हमारे यहाँ पीछे रख दिए थे। अब बहुत से बच्चों ने क्या किया ना, वो इसको उठाने चले गए। इतनी देर में मैं बेंच पे चढ़ गया। अब वो बेंच पे वो इतनी सी होती है जगह, उस पर बस एक ही इंसान चढ़ सकता है। मैंने कि तुम उठाओ वो फट्टा वट्टा, इतनी देर में मैं चढ़ जाता हूँ। तुम उतार तो पाओगे नहीं, मांगूंगा तुम मेरे को ही दोगे उसको। तो मैं चढ़ गया, वो हाथ में लिए घूम रहे थे उसको पीछे। मैंने बोला वो पास करो प्लैंक को, तो पास किया मैंने, लगाया, आगे लगाया और यहाँ पहुँच गया। तो ऐसे करके यहाँ फिर ये PGT 2 दूसरा भी आसान होता है। दूसरा थोड़ा कैंटिलीवर वाला होता है। कैंटिलीवर वाला सिस्टम इसमें क्या है ना, जैसे कि ये चेयर के नीचे वाला हिस्सा है ना, इसके नीचे ऐसे करके फंसाना है फट्टे को, और एक यहाँ पर है। हाँ, तो जैसे कि इसके नीचे फंसाया, यहाँ लगाया। अरे ये तो तुम लोग वो देखोगे ना स्ट्रक्चर, तो सबको आ जाएगा। ये तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो मेरे को भी आ गया, मुरैना के तो सब लोगों को आ जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत भरपूर फ़ायदा लेना है। और ये करके तुम यहाँ पहुँच गए। ऐसे ही करके ये वाला जो PGT 3 और PGT 4 होता है ना, ये थोड़ा हार्ड होता है। इसमें थोड़ा लगता है दिमाग। तो ये इसमें थोड़ा मतलब फंसते हैं लोग, पूरा का पूरा ग्रुप अटक जाता है। आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता कि कैसे लगाना है, रस्सी को कैसे बांधना है, कैसे भट्टा को लगाएं, कैसे बल्ली को लगाएंगे।
हाँ, तो इसमें ग्रुप अटक जाता है तीसरे चौथे में, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो तुमको अगर कुछ नहीं आ रहा तो तुम्हारी वो जीटीओ देख रहा होता है, वो खुद ही हेल्प कर देता है, ओके नाउ आप आगे चले जाओ, यहाँ से आगे करो, ये सब करो, तो वो खुद ही हेल्प कर देता है। इसमें ना कुछ एक रूल होता है, वो याद रखना। जैसे कि वहाँ पत्थर होते हैं ना, एक तो लाल रंग से पुता होगा, एक नीले रंग, ब्लू रंग से, नीले रंग से पुता होगा, और एक और कौन सा रंग, एक सफ़ेद रंग का होता है। अब जो रेड वाला है ना, इस पर ना तो तुम पैर रख सकते हो, ना तो तुम्हारे को जो मटेरियल मिले हैं उस वो रख सकते हो उसके ऊपर। ये चीज़ तुम मतलब एकदम दिमाग में रख लो, अगर कोई भी जाएगा एसएसबी के लिए ना। बच्चे वहाँ पे टास्क करने के चक्कर में अपना मतलब दिमाग का संतुलन खो देते हैं और उसी पे खड़े हो जाते हैं, लाल वाले पे, और मटेरियल ऐसे खड़े हैं नीचे और लाल पे यूँ करके यूँ बल्ली रखी है और यूँ खड़े हैं। तो इससे मतलब क्या पता लग रहा है कि ग्रास्प नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि जीटीओ जब तुमको स्टार्ट करने से पहले ही तुमको एक इंस्ट्रक्शन देगा, वो बताएगा ये सब चीज़ें, लेकिन उसके बाद ही बच्चे ये गलती करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी इसमें, ना तो तुम्हारा कोई भी चीज़ आएगी ना तुम आओगे। ब्लू वाले में ब्लू वाले में दोनों आते हैं क्या सर, मैं भूल गया। हाँ, वाइट में तुम्हारा मटेरियल हो, तुम दोनों आ जाते हो, और ब्लू वाले में शायद तुम ही आते हो, मटेरियल नहीं आता है, मटेरियल नहीं आता है। तो ये ऐसे करके वो पुते होंगे, जो पत्थर होंगे वो ऐसे लाल कलर में ऐसे करके पुते होंगे, लाल नीले सफ़ेद। तुम फिनिश लाइन पे पहुंच गए यहाँ पे। समझ में आ गया ये पीजीटी वाला टास्क? ये जीटीओ का पहला टास्क है। जीटीओ में शायद 8 से 9 टास्क होते हैं, 9 टास्क होते हैं। अब इसमें तुम मतलब वही है इनिशिएटिव। कितने लोगों को समझ में आया क्या हो रहा है? जो रेड होता है ना, उसको बॉम्ब बताया जाता है। बॉम्ब पे पैर रखोगे ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखेंगे कि जब वॉर में तुम जाओगे तो तुम कैसे करोगे, मतलब खुद भी ब्लास्ट हो जाओगे या जो है वहां तक पहुंचोगे। इस तरीके का थोड़ा एक सेट जो सीन है वो सेट किया जाता है कि आप कैसे पहुंचोगे वहां। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। हाँ, तो ये तुम्हारा पीजीटी तुम्हारा ख़त्म हो गया। पीजीटी में कुछ रूल हैं, वो दिमाग में बिठा लो। इनिशिएटिवनेस, यहाँ जब खड़े हो स्टार्ट लाइन में, सबसे पहले आके बेंच पे चढ़ना ही है। मैं तो चढ़ गया था भाई, जो ये दिमाग में रखता है वो चढ़ जाता है। तुमको कुछ दिख नहीं रहा, तुमको वो बेंच ही दिख रही, जैसे ही स्टार्ट बोलेगा बेंच पे चढ़ जाओ, फिर मांग लो और लगा दो। और ग्रुप में हमेशा आगे रहना है, पीछे नहीं रहना, क्योंकि आगे निकलने की जगह बहुत सक्रिय होती है। तुम पीछे खड़े हो, तुम आगे कुछ देख ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है, और तुम कुछ जवाब भी नहीं दे पाओगे पीछे से, है ना। आगे रहोगे तो आइडिया आएगा और मतलब चले जाओ। पीजीटी खत्म। दूसरा होता है तुम्हारा टास्क इसका जीडी, इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में ऐसे सेमी सर्कल फॉर्म में चेयर लगी होती हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हुए हैं यूँ करके। कोई भी एक टॉपिक दे देंगे तुमको, उस पर 4 लीड देंगे। अब जैसे मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे टॉपिक है तुम्हारा कि मुरैना का भविष्य निर्भर करता है, ठीक है, किस पे? हाँ, तो पहली चलो मान लो, ठीक है, मुरैना का भविष्य निर्भर करता है अच्छी एजुकेशन पे, अच्छी मतलब शिक्षा व्यवस्था पे, या अच्छी चिकित्सा व्यवस्था पे, हेल्थ केयर, या फिर क्या कहते हैं, मतलब 4 लीड होती हैं। तो तुमको ना जीडी में कोई टॉपिक एक ही लीड पकड़नी है। तो तुमने मान लिया कि मुरैना का भविष्य निर्भर करता है एजुकेशन पे, शिक्षा व्यवस्था पे, तो तुमको पूरे जीडी में बस शिक्षा व्यवस्था पे ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि तुमने अपनी लीड पकड़ी, तुमने एजुकेशन बोलने लग गए, हेल्थ केयर पे, और कुछ बोलने लग गया फिर किसी पे। जो बच्चे अपनी अपनी लीड चूज़ करेंगे वो उसी पे बोलेंगे, है ना। तो इसमें भी सबसे बड़ा अच्छा रूल ये होता है ना कि हमेशा जब जीडी चालू होती है, जीटीओ स्टार्ट बोलेगा, तो कोशिश करो कि हमेशा शुरू में तीसरे या चौथे नंबर पे तो रहो बोलने में। वो इनिशिएटिवनेस, मतलब ज़्यादा देर चुप मत बैठो, कम से कम तीसरे या चौथे नंबर पे तुम बोलने चाहिए। या तो कोशिश करो कि पहले ही तुम बोलो, स्टार्ट ही तुम कर दो। अगर नहीं मौका मिल पा रहा है तो तीसरा या चौथा नंबर तो होना ही चाहिए तुम्हारा बोलने वाला। इनिशिएटिवनेस होता है, शायद 15 मिनट के आसपास एक जीडी का टाइम होता है। तो इसमें फिर मतलब तुमको अपनी लीड पे बोलना है, फैक्ट वैक्ट देने हैं कि एजुकेशन पे कैसे मुरैना का भविष्य निर्भर करता है। तुम बताओगे कि मतलब
मतलब एजुकेटेड सोसाइटी में ही अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। और एग्जांपल दोगे कि और भी दूसरे देशों का या फिर दूसरे शहरों का हमारे देश में डेटा वेटा दे के मतलब इस पर ये सब बोलना है, ये सब करना है। ये तुम्हारा GD पहला GD ख़त्म, फिर एक और होता है GD2, 2 GD होती हैं, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, उसके बाद दूसरी GD चालू हो जाएगी। उस पर भी ऐसा ही कोई एक टॉपिक दे देंगे, उसकी चीज़ होती है ना, तो तुम्हारी GD ख़त्म हो जाती है। तो तुम्हारी GD ख़त्म, दूसरे दिन एक तुम्हारा PGT तो हो ही गया, पहला टास्क GTO का, GD भी हो गया। तीसरा है तुम्हारा GP है ना, हाँ, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, हाँ, मिलिट्री प्लानिंग। देखो ये तुम्हारा जो GP है ना, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको मिलिट्री एक्सरसाइज ही बोलते हैं। ऐसा सोचो कि मतलब तुम फौज में हो और तुमको बहुत सारे टास्क मिल गए हैं एक संग, अब तुमको डिसाइड करना है कौन से टास्क को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि मान लो भाई कि क्या कहते हैं, कहीं पे आग लग गई है, फायर है, ठीक है, कहीं पे आग लग गई है, या फिर कोई बेहोश हो गया है, बेहोश लिख देता हूँ, चलो लो। और तीसरी है किसी की, ऐसे भी होता है सर, किसी की भैंस खो गई है, ये भी देते हैं, कैटल खो गई है, तो कैटल खो गई है किसी की, मतलब गाय भैंस खो गई है। और चौथा है कि एक पॉलिटिकल रैली में तुम्हारे पास सूचना आई है कि नेता वेता आया, रैली दे रहा है, उसमें मतलब भगदड़ की संभावना है, कोई मतलब ऐसे ही लोग आ गए हैं भगदड़ मचाना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल रैली में भगदड़ की संभावना हो गई है। अब ये 4 चीज़ें हैं, एक बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, आग लगी हुई है, और किसी की कैटल खो गई है, और पॉलिटिकल रैली में भगदड़ की है। अब सबसे पहले तुम कौन सा काम करोगे? तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, फायर वाला काम करोगे? हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब वो वाला काम सबसे पहले करना होता है जिसमें एकदम से ज़्यादा जान मान को ज़्यादा जोखिम हो, है ना, तो ये फायर वाला काम करोगे, ये कर दिया, ये पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी कौन सी होगी? कौन सी? हाँ, बेहोश वाले को ले जाना है, ठीक है। तीसरी क्योंकि पॉलिटिकल रैली के लिए सूचना आई है, मतलब टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम वो काम साइमल्टेनियसली कर सकते हो। समझ में आ गया ना ये कैसे करना होता है? वहाँ पे जो है ना, ये जो सारी चीजें होती है ना, वहाँ पे पूरा एक वो आता है, यानी कि जैसे अपन एक बोर्ड बोलते हैं ना, कार्डबोर्ड जो होता है ना, पूरा एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड होता है, और उस कार्डबोर्ड पे जो है एक स्किल होती है हमारे सामने, उस स्किल के माध्यम से समझाना होता है पूरा। कैसे मतलब जो है, ये तो जनरल अपन ने बताया है आपको, वहाँ पे पूरा एक ऐसा इतना, यानी इतना अपन हिस्सा मान सकते हैं, इतना बड़े कार्डबोर्ड टाइप का बोर्ड होता है वो, उस बोर्ड पे पूरा जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि स्किल कितने मीटर की, कितने सेंटीमीटर की है, और कितने उसमें क्या है, और कौन सा जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, उसको पहले लीड किया जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम जो है छोटे से छोटे प्रॉब्लम पे आके उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, कैटल वेटल ये तो हमेशा आखिरी में ही करना होता है, इसको पहले मत कर देना। वहाँ किसी की भैंस खो गई, उसको मरता हुआ छोड़ के किसी की भैंस ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये चौथी चीज़ तुम्हारी है HGT होती है, हाफ ग्रुप टास्क। जो हमने PGT करी थी ना, HGT सेम होता है, बस इसमें 4 होते हैं, 4 ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं, इसमें एक ही ऑब्स्टिकल पार करना होता है। और इसमें ना ग्रुप को और आधे में बांट दिया जाता है। जैसे पहले इसमें तुम्हारा 10 का ग्रुप था ना, तो इसमें तुम्हारे को 5-5 के में बांट दिया जाएगा। इसका पर्पस क्या होता है पता है? कि जिन लोगों को इसमें मौका नहीं मिल पाया वो इसमें अच्छा करके दिखाएं HGT में, और जिन्होंने इसमें अच्छा किया है ना, वो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके इसमें भी अच्छा करें। GTO यही देख रहा होता है। सेम है ये PGT की तरह, बस एक टास्क है लगाना और आगे निकल जाना है। और 5वां है, हाँ 5वां हो गया तुम्हारा, फिर वो एक लेक्चरेट हो गया। इसमें तुमको चिट उठानी है, चिट उठाने पे कोई भी टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक मान लो भारत का संविधान, तो तुमको 2.5 मिनट मिलेंगे, पूरे ग्रुप के सामने खड़े होना है और बोलना है, उसके ऊपर बोलना है 2.5 मिनट तक, है ना। तो ये लेक्चरेट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। 6वां तुम्हारा हो गया, अब क्या बचा है सर? हाँ
हाँ वो तो सर यहाँ चौथे पे ही रह गई वो तो। ये पांचवा होता है, इसको पांचवा मान लो। GOR तो इम्पोर्टेंट है, ये छठवा है। एक होता है GOR, ग्रुप ऑब्स्टिकल रोज। एक सांप सा दे देते हैं, नकली होता है वो, कपड़े का, बहुत लंबा सा। तो पूरे ग्रुप को वो ना रख के बहुत ऑब्स्टिकल मिलते हैं, उससे क्रॉस करा करा के सांप को ले जाके आखिरी उस तक पहुंचना होता है। भागा दौड़ी वाला काम है वो, तो सब कर लोगे तुम लोग, तो वो तो हो ही जाता है। और GOR हो गया उसमें। और हाँ बस एक हो गया कमांड टास्क। कमांड टास्क भी तुम्हारी PGT और HGT की तरह ही होता है, इसमें बस तुम अकेले जाते हो। वो तुमको GTO है, वो तुमको बुलाएगा इधर उधर, वो तुमको टास्क देगा कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे तुम्हारे पास मटेरियल है ही, वो रस्सी वस्सी सब कुछ लगा लोगों के बता दो कैसे पहुँचेंगे और आ जाओ। तुम्हारा कमांड टास्क हो गया। और फाइनल ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क ये भी ऐसा ही होता है सेम उसकी तरह। और ये तो मतलब आखिरी टास्क होता है, इसके पहले तक तो GTO बना लेता है अपना मन की बच्चे को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, ये तो मतलब ऐसा ही है। तो पर पार्टिसिपेट करना है इसमें भी, ये भी सेम PGT वगैरह की तरह ही स्ट्रक्चर वाला ही खेल है। एक और बचता है, वो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, IO बोलते हैं जिसको। बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं, वही रस्सी वस्सी चढ़ना और ये सब करना। और इसमें लड़कियों के लिए अलग होता है और लड़कों के लिए अलग होता है, जो उनके क्राइटेरिया है। और बहुत सारे टास्क होते हैं, बर्मा ब्रिज होता है, ऊपर चढ़ना होता है, उस पर कमांडो वमांडो बोलना होता है। तो ये करके तुम्हारा पूरा ये GTO का हमारा ख़त्म हो गया। इस पर GTO ख़त्म हो गया। अब सेम जैसे इंटरव्यू चल रहे थे ना, दूसरे दिन भी इंटरव्यू चल रहे थे, तीसरे दिन भी GTO के दिन भी इंटरव्यू चलेंगे। GTO 2 दिन में होता है, तीसरे दिन भी चलता है, चौथे दिन भी चलता है। 9 टास्क हैं, तो आधे टास्क तीसरे दिन ख़त्म होते हैं, आधे चौथे दिन ख़त्म होते हैं। अब तुम्हारा है इंटरव्यू। देखो इसको तो ना बहुत सीरियसली लेना, इंटरव्यू बहुत मेन है। इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा मेन है। जब तुम घुसते हो ना, तो सबसे पहले तो बेसिक एटिकेट्स है कि ऐसे गेट पे टक टक, उसके बाद वो बोलेगा कम इन, तो ही अंदर जाना है, ऐसे नहीं है खोल के घुस गए अंदर, ऐसे नहीं करना है ना। तो अंदर जाना, वो बोलेगा कम इन, और जाके बैठ मत जाना, गुड मॉर्निंग बोलना, वो विश करेगा। उसके बाद वो खुद बोलेगा कि बैठ जाओ, टेक योर सीट, तभी बैठना, नहीं जाके तुम बैठ गए पहले ही वहाँ पे, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा बेकार लगता है। तो वो सब चीज़ें करनी है। इसके बाद इंटरव्यू तुम्हारा चालू होता है। वो तुमसे शुरू में 10-15 मिनट बहुत आराम से बात करेगा, तुमको 10 मिनट बहुत नॉर्मल फील कराएगा एकदम। कहाँ से हो? मुरैना से। अच्छा ठीक है, मुरैना की क्या चीज़ अच्छी लगती है, घर में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, ये सब चीज़ें पूछेगा वो। 5-7 मिनट के बाद पूछने के बाद है ना, वो एक होता है, वो CIQ पूछता है 2-3। CIQ बेसिकली वो सुना है, रैपिड फायर राउंड सुना है? बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में, यूट्यूब वीडियो देखी हुई। तो पहले तो तुम्हारे बारे में पूछेगा, एजुकेशन के बारे में रैपिड फायर पूछेगा CIQ। 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, कितने नंबर आए 10th में, कितने आए 12th में, ग्रेजुएशन कहाँ से की, कितने आए ग्रेजुएशन में, और अभी क्या कर रहे हो, फ्यूचर प्लान क्या है, ऐसे करके कुछ कुछ पूछेगा वो बड़ा ध्यान से सुनना होता है और याद रखना होता है क्या पूछा है। इसमें जो है जो इंटरव्यू जब हम इसमें जाते हैं, जो हमारा डे 3 या डे 4 होता है, उससे पहले एक फॉर्म भराया जाता है PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। ये वाला फॉर्म हम जो है सारा जो भी अभी तक जो अपन ने किया है ना, पूरा एकेडमिक और जितने भी आपने अचीवमेंट किए हैं, जो भी अवार्ड आपको मिला है, जो कुछ भी किया वो सारा मेंशन करना होता है उसमें। और पूरा PIQ के बेस पर ही जो इंटरव्यू आपका पूरा टोटली उसी पर बेस्ड रहेगा, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे। यानी कि जो आपने PIQ में जो भी चीज़ भरी हुई है, बस आपको जो यानी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि PIQ फॉर्म को बड़े अच्छे से भरना है, मतलब उसमें किसी भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं। ठीक है, तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू 2-3 CIQ पूछेगा। एक तो तुम्हारे बारे में पूछता है, एजुकेशन के बारे में, एक फैमिली के बारे में पूछता है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, फैमिली में कितने लोग हैं, और कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है फैमिली में, ऐसा करके एक फैमिली पे पूछेगा। एक फ्रेंड्स पे पूछेगा, कौन कौन दोस्त हैं, दोस्त क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये सब करके फ्रेंड्स पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। वो इकट्ठा पूछता है, 5-6 क्वेश्चन एक साथ पूछता है, तो दिमाग में रखना पड़ता है क्या पूछ रहा है। और ये सब चीज़ें संग नहीं चलती। इसने एक CIQ पूछ लिया ना, उसके बाद तुमसे फिर 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से बात करेगा,
कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आंसर करो, उसके बाद फिर दूसरा CIQ लाएगा, फिर 5-10 मिनट अच्छे से बात करेगा, एक एक क्वेश्चन आंसर, फिर 5-10 मिनट करेगा, फिर तीसरा पूछेगा, ऐसे करके चलता है। इंटरव्यू में ना घबराना नहीं है, मतलब इंटरव्यू तो अपने हाथ में है यार, घबरा के क्या हो जाएगा। तुम अपने दोस्त से बात करते हो तो घबराते हो क्या? तो वैसे ही वो दोस्त ही है, लेकिन ना वो दोस्त वो ज़्यादा ही अच्छा दोस्त बन जाता है वहाँ पे। वो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है ना, वो तुमको इतना वो कर देगा कि तुमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेगा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताना उसको, है ना, ये बात ज़रूरी है। जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये भी पूछ लेता है। वो मेरे से पूछा था उसने, हर इंटरव्यू में पूछता है ये वाला प्रश्न, हर में। तो वो ज़्यादा मतलब घुस जाता है। हालांकि गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर तुमको जस्टिफाई करेगा, वो ये जज करेगा कि तुम्हारी मतलब अगर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो तुम क्या मतलब टाइम काट रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कि एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो मतलब बहुत से लोग तो बोलते भी हैं कि हाँ है, पर वो बोलते हैं ठीक है, मतलब मैं उसको मदद कर रहा हूँ, उसने ये एग्ज़ाम निकाला और मेरे को मदद कर रही है, दोनों साथ पढ़ते हैं और कोई बुराई नहीं है। लेकिन मत ही बताना उसको क्यों इतने झमेले में पढ़ना है। मतलब वो बहुत तुमसे अच्छी अच्छी बातें करके वो मतलब बहुत वो कर लेता है एकदम। उसके बाद बस वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। तुम्हारे इंटरव्यू पता भी नहीं लगेगा, 1 घंटा खत्म हो जाता है, सर इतने में ही खत्म हो जाता है 1 घंटा। तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह खत्म हो जाता है। तुम्हारा चौथा दिन, अगले दिन तुम्हारी होती है कॉन्फ्रेंस होती है, Day 5 होता है ना, 5वां दिन इस कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ना, जितने भी असेसर हैं, तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट जिसने तुम्हारा वो टेट वेट सब लिया था, जितने भी GTO लोग हैं, जिसमें इंटरव्यूअर हैं, पूरे के पूरा बोर्ड बैठेगा इसमें तुम्हारा। और तुमको एक हॉल के अंदर मतलब जाना होता है, उसमें भी चेयर लगी होती है, यूँ करके यूँ बैठे होते हैं, यूँ सब यूँ ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल पूरे बैठे होते हैं। अंदर जाके डर लग जाता है उनको देख के। प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं उस दिन। बाकी जब ये टास्क वास्क चल रहे होते हैं ना, तब तो सिविल कपड़े में तुमको पता भी नहीं लगेगा ये कौन है। वहाँ जाके पता लगता है अरे ये तो ब्रिगेडियर था और इसके सामने ये कर रहे थे। तो इंटरव्यू भी लगभग ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक का अधिकारी इंटरव्यू को आपको जो है वहाँ पे असिस्ट करता है। हाँ, तो अंदर कॉन्फ्रेंस में जाओगे ना, तो मेरे से बस कॉन्फ्रेंस में यही पूछा था कि खाना कैसा लगा, कि मतलब फूड कैसा था, और यहाँ पे तुमको रहना वहना कैसा लगा। और मेरे से उसने एक चीज़ पूछी थी, थोड़ा बहुत ना अपना दिमाग को चलाने की कोशिश करनी है। जैसे उसने मेरे से ऐसे पूछी थी कि तुम 5 दिन बिना मोबाइल के रहे, तुमको कैसा लगा। तो मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगा सर कि मोबाइल चला गया तो सर मैं बहुत गंदा लगा मेरे को, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। मैंने उसको इस तरीके से बोला कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं था ना, तो मेरे को ज़िंदगी जीने का दूसरा अनुभव मिला। क्योंकि सर हम मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं कि सर सोते उठते खाते पीते सब मोबाइल के संगी हैं, है ना। तो यहाँ 5 दिन मोबाइल नहीं था, तो नए लोग जो दोस्त आए थे, इंडिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, उनसे मतलब मिलने का मौका मिला, उनसे उनके कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो इस तरीके आंसर को घुमा के अच्छा आंसर बना के देना है अपन को, ऐसा करना है। हाँ हाँ सही है सर, वो तो कभी कभी थोड़ा करना पड़ता है ना। कई जो ज़्यादा वहाँ पे कई बच्चे स्मार्ट बन जाते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो अगर आपको कोई दाल मिली, अब वहाँ पे पूछा जाता है क्विज में, कॉन्फ्रेंस में, खाना कैसा लगा, फूड का टेस्ट कैसा रहा, जो है यहाँ का बोर्ड का बिहेवियर कैसा रहा, बोर्ड मेंबर कैसा लगा आपको, पूरा एनवायरनमेंट कैसा। कई लोग क्या कहते हैं सर वो जो दाल मिली थी ना उसमें मिर्ची कम थी, उस दिन जो है हमें दाल मंगवाई थी तो उसमें पानी कम था सर, जो है ये चीज़ कम। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे नहीं निकालने हैं आपको क्या करना है, 5 दिन जी लीजिए अपनी जिंदगी, जो है चलो घर सिलेक्ट हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो जीवन में भी सीख लो, खुश रहोगे। घर वाले भी पूछे खाना कैसा बना है, ये कई बार वहाँ पे बोर्ड में देखा गया। तो ना यही है बस इंटरव्यू, ये तुम्हारी कॉन्फ्रेंस है। और कॉन्फ्रेंस में अगर उनका मन हुआ तो वो कुछ क्वेश्चन और पूछ लेंगे तुमसे। अगर उनको डाउट हुआ है तो तुम डाउटफुल कैंडिडेट हो, जैसे कि वो ये असमंजस में है कि इस बच्चे को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। अगर इस असमंजस में है तो वो कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे, जिस पहलू पे उसको डाउट है। किसी को लगता है कि तुम्हारी SRT ठीक नहीं है, ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो जो SRT तुमने वहाँ साइकोलॉजी में लिखी थी ना, वो वहाँ पे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। बैक टू बैक SRT पूछेंगे और तुमको ऑन द स्पॉट आंसर करना है। जैसे कि एक केस है, मैंने शायद यूट्यूब पे ही देखा था
कि पूरे बोर्ड ने लगभग मन बना लिया था कि एक बच्चे को सिलेक्ट करना, पर थोड़ा बहुत डाउट था। तो उस बच्चे से कुछ SRT वगैरह कुछ ऐसी करके पूछ ली थी कि अगर तुम आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम क्या करोगे। तो सोच लो पूरे बोर्ड ने मन बना लिया था कि उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन उसने SRT का क्या आंसर दिया कि अगर मैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाता हूँ तो अपने सीनियर्स को हमेशा खुश रखूँगा, सीनियर्स को खुश रखूँगा, उसकी चापलूसी जो होते हैं ना, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी वहाँ पर। सीनियर्स को खुश रखूँगा, चापलूसी करूँगा नहीं, जो हमको काम दिया गया है वो करूँगा, अपने पूरे उससे इंटीग्रिटी से और उससे ऑनेस्टी से अपने देश की सेवा करूँगा। ये सब चीज़ें बोलनी है। तुमको ही पता है इतने बड़े हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इस आंसर की वजह से ना उसका रिजेक्शन हो गया, जबकि पूरे बोर्ड का ही मन था कि उसको लिया जाए, लेकिन उससे SRT पूछ ली, वो रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे तुम्हारे कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं। हमारे में कितने हुए थे? 52 आए थे टोटल, 35 स्क्रीन इन हो गए थे और 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे फाइनल। इसीलिए इसका सिलेक्शन रेशियो जो है ना वो पॉइंट में है, दशमलव में। एक मैं था, एक महाराष्ट्र का था और एक कानपुर का था, एक और। हम 3 लोग हुए थे सेलेक्ट। तो कई बार तो पूरा का पूरा बैच वॉश आउट होता है, पूरा बैच इंटरव्यू का। ये भी है यानी कि आपने डे 1 से लेके डे 5 तक बिल्कुल सब अच्छा परफॉर्म किया, आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी चीज ये SSB में आपको कभी ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी गलती। SSB तो बता ही दिया सर। ऐसे ये भी एक चीज है, आपको ये गलती नहीं बताई जाती कि आपका फॉल्ट क्या है। फॉल्ट अब जो फॉल्ट का जो आपको पता चल गया कि फॉल्ट कहाँ है, नहीं पता चला कि फॉल्ट कहाँ है, ये अब आप कहाँ से जो पता करोगे? जब आप किसी कोचिंग पर जाते हो या किसी बड़े असेसर के सामने अपना पूरा इंटरव्यू, जहाँ से आप गए थे, जहाँ पे आपका एंड हुआ था, वो सब डिस्क्राइब करोगे, तब वो बताएंगे कि आपने ये गलती की थी, अब ये नहीं करनी। क्योंकि वो फॉल्ट नहीं बताता कभी भी कोई भी SSB। यानी 4-5 बोर्ड है, नेवी के अलग है, एयरफोर्स के अलग है और आर्मी के अलग है। तो आपको ये नहीं बताया जाता है कि ये गलती आपने यहाँ की, तो इसकी वजह से हम आपको जो है स्क्रीन आउट कर रहे हैं या आपको जो कॉन्फ्रेंस आउट कर रहे हैं। बस ये अपना हिडन सीक्रेट अपने पास रखता है। कोई भी यानी डिफेंस का कोई भी पार्ट हो, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स, कोई भी हो, कोई भी नहीं बताता इस। और यार कुछ भी इतना बड़ा तो नहीं है यार कि नहीं अचीव नहीं करा जा सकता। डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा लाइफ में। जैसे डिसिप्लिन ले आओगे ना, वही 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना। यार 8 घंटे सोने के लिए कम है क्या? 8 घंटे तो नींद भी नहीं आती नींद। तो 8 घंटे कुछ भी करो, फिर भी 8 घंटे बचे, खाना पीना, घूमो फिरो, जो भी करना है वो भी ज़रूरी है अपने उस पर। लेकिन 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, और यही सब करना है, मेहनत करनी है। और एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसे जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना क्लास में, तो जो टीचरों के बात करने का तरीका है, वो बात करने का तरीका ना अपने अंदर डेवलप करो, तो तुमको वो पता लग जाएगा कि इंटरव्यू में किस तरीके से बात करी जाती है ना। जैसे टीचर बता रहे हैं तो वो, जैसे टीचर उनके कुछ बोलने का तरीका होता है ना, एक ही चीज़ को 4 तरीके से बोल सकते हो तुम लोग, लेकिन वो चारों तरीके बोलने में अच्छे नहीं लगते। बात वही सेम बोल रहा है, लेकिन जो टीचरों का जो जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, जैसे उनकी भाषा शैली है, वो भाषा शैली अपने अंदर लाने की कोशिश करो, तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम विक्रम सिंह जी का। बाकी हमें आशा है कि आगे भी हमें और हमारे छात्रों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे लिए विक्रम सिंह जी ऐसे ही मौजूद रहेंगे। बाकी हम सबको एक बात समझना है, अभी जितना भी यहाँ डिस्कशन चला ना, उस डिस्कशन में आपने ये देखा होगा कि आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। आप कौन सी परिस्थिति में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, हमें थोड़ा सा ऑफिसर लेवल पर जाके सोचना होता है फिर, क्योंकि अधिकारी लेवल पर जाकर आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मिलते। जरूरी नहीं आपको अच्छा ही अच्छा मिले, कई बार आपको बहुत बुरी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। तो आप ऐसा कहोगे कि मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने रिप्रोडक्शन सिस्टम जब चैप्टर मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको वास्तव में जीवन में कुछ करना है तो इन सारी चीज़ों से अपन को ऊपर उठना पड़ेगा, बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। जो जेंडर गैप है ना हमारा, इससे हमें ऊपर आना पड़ेगा। अभी जैसे एक लड़की बता रही थी, बोला हम अगर किसी से बातचीत भी करते हैं तो पेरेंट्स इसको अलाउ नहीं करते हैं।
ये सराउंडिंग्स ही हमारा माहौल है ऐसा, इसीलिए हमारे पेरेंट्स को ऐसी झिझक है। और ये आपके साथ नहीं, ये हमारी सिटी में हर किसी के साथ है लगभग। लेकिन हम हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर कितना बिलीव है, मैं आपको कई बार बताता हूँ, मैं कितना भी सही हूँ, लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता ना। मैं तो आपको कई बार बहुत नीचे जाकर उसके उदाहरण देता हूँ। मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता क्या है मैं जानता हूँ, अगला दूसरा क्या सोच रहा है मैं निर्धारित नहीं कर सकता ना। लेकिन जिन्हें पता है मेरे चरित्र के बारे में, जिन्हें जो संबंधित हैं मुझसे, वो जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। मैं का मतलब कोई भी हो सकता है, उसमें भी हो सकते हैं, एक विश्वास होता है ना। अगर हमारे पेरेंट्स को वास्तव में लगता है कि हमारा बच्चा जागरूक है, वो चीज़ों में फेरबदल नहीं होने देगा, बाकायदा पेरेंट्स जिम्मेदारी देते हैं। आप जिम्मेदार बने तो कम से कम आप साबित तो करें कि हम जिम्मेदार हैं। आप एक छोटी सी गलती करके आप विश्वास खो देते हैं, और जहां से विश्वास नीचे गया ना, वो एक ऐसी दरार है, मैं आपको कई बार समझाता हूं कि चरित्र और विश्वास दो ऐसी चीजें जो एक बार गया वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैक्सिमम क्या है, इस उम्र में आकर लोग बैठ जाते हैं, और हमारे समाज में उन चीज़ों को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है। बाकी अभी इन्होंने बताया कि इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि बोला आपका गर्लफ्रेंड है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, गर्लफ्रेंड का मतलब हिंदी में करो तो उसको केवल महिला मित्र कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड नाम सुनते ही लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं। ये क्या है, उनकी मानसिक सोच और मानसिक स्थिति में जो गंदगी पैदा है ना, वो गंदगी झलकती है। दूसरा, उस पूरे घटनाक्रम के पीछे लोगों का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताता हूं कि प्रेम वो होता है जो उस पुष्प को बढ़ता हुआ देखे। प्रेम वो नहीं है कि फूल अच्छा लग रहा है उसे तोड़कर फेंक दे। रवि विक्रम सिंह जी ने आपको बताया कि वो लोग बताते हैं कि हम अपनी गर्लफ्रेंड है, हमारा बॉयफ्रेंड है, हम उस तरीके से उसकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, हम उसके लिए जहां भी हेल्पफुल बन सकें वो कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे हर कोई होता है क्या? नहीं होता है। वो केवल जहाँ शारीरिक जिज्ञासा होती है ना, इच्छा पूर्ति होती है, जहाँ शारीरिक अटैचमेंट होता है ना, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, केवल इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ सब, लेकिन वो सब जहाँ प्यार ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। और विक्रम सिंह जी का हम धन्यवाद करेंगे कि अगली बार हम फिर से जब भी लेफ्टिनेंट बनकर आएँ, हम फिर आपके सामने एक बार बुलाएंगे। अभी हमारी और आपकी कुछ डिस्कशन होना है, बाकी विक्रम सिंह जी को हम तालियों सहित फिर से विदा करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, मिलेंगे आपसे।